नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। कैसे हैं आप सारे लोग। मैं कुश बैरागी आप सभी का वेलकम करता हूं हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म करंट अफेयर्स अपडेटेड पर। साथियों, इंडियन हिस्ट्री की सीरीज में लास्ट लेक्चर के अंदर हमने ब्रिटिश सरकार की, ब्रिटिश गवर्नमेंट की भारत के अंदर इकोनॉमिकल पॉलिसीज, आर्थिक नीतियों को पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। ये वही इकोनॉमिकल पॉलिसीज हैं जिन्होंने असल में भारत को गुलाम बनाया और भारत का एक्सप्लॉयटेशन किया, भारत का शोषण किया। इन सभी नीतियों के अंदर सबसे पहली जो पॉलिसी थी उसका नाम था अंग्रेजों की भू राजस्व नीति या लैंड रेवेन्यू पॉलिसी। और उसके अंदर सबसे पहला नाम मैंने आपको बताया कि भैया अंग्रेजों ने इजारेदारी सिस्टम को स्टार्ट किया था, जिसे आप पंचशाला सिस्टम भी कह रहे हो। पंचशाला सिस्टम के माध्यम से एक व्यक्ति को वास्तव में ठेका दे दिया था कि तुमको 5 साल तक इस क्षेत्र के किसानों से लगान की वसूली कर कर ब्रिटिशर्स को सबमिट करना है। इसके बाद आपको दूसरा इंपॉर्टेंट सिस्टम कॉर्नवालिस के द्वारा डेवलप देखने मिल रहा है 1790s के आसपास में। उसका नाम है स्थायी बंदोबस्त या जमींदारी व्यवस्था। इसमें क्या किया जा रहा है, किसी एक व्यक्ति को, बिचौलियों को एक गांव के क्षेत्र का जमींदार बना दिया जा रहा है, यानी किसानों को उनकी भूमि के अधिकार से बेदखल करके लैंड रेवेन्यू के राइट एक जमींदार नामक व्यक्ति को ट्रांसफर कर दी जा रहे हैं। अब जो डील हो रही है वो अंग्रेज और जमींदार के हाथों में हो रही है। अंग्रेज ने कहा इतने क्षेत्र से भैया हमको इतना लगान चाहिए, जमींदार को वो लगान देना ही होगा कि अब वो वास्तव में उस पूरे के पूरे लैंड ओनरशिप को होल्ड कर रहा है। अब किसानों का मामला यहां पर नहीं है। हालांकि अंतिमतः खेती किसान ही करते हैं, तो वो जमींदार जाकर किसानों से पैसा वसूलेगा, कुछ पैसा अपने पास रखेगा और बाकी का जो अधिकांश रेवेन्यू है वो ब्रिटिश सरकार को जमा कर देगा। क्योंकि अंग्रेजों को रिंग ऑफ फेंस की नीति के माध्यम से अपनी आर्मी को स्थायित्व देना है, अपनी आर्मी के लिए परमानेंट इनकम की आवश्यकता है, इसलिए आपको परमानेंट सेटलमेंट का मामला देखने मिलता है। लगभग 10 वर्ष के आसपास आपको बंगाल बिहार के क्षेत्रों में, बंगाल बिहार उड़ीसा के क्षेत्रों में आपको स्थायी बंदोबस्त का मामला देखने मिलेगा। जैसे उदाहरण के रूप में समझिए, आप लोग जाते हैं और किसी मकान मालिक से बात करते हैं कि प्रभु आपका ये जो 1 BHK फ्लैट है वो हमें दे दीजिए, हम आपको मंथ में 10,000 रुपए का रेंट या किराया भरेंगे। वास्तव में साथियों, अगर आप लोगों ने किसी 1 BHK फ्लैट को रेंट पर ले लिया तो एक तय चीज हो चुकी है कि आपको महीने की 5 तारीख को 10,000 रुपीज लैंड ओनर, यानी वास्तव में उस BHK के मालिक को, उस किराए के मकान के मालिक को आपको देना पड़ेंगे। अब मान के चलो बीच में दिवाली आ जाती है और दिवाली के लिए आप अपने गांव 15 दिन के लिए चले जाते हैं और 15 दिन के बाद जैसे ही आप आते हैं तो मकान मालिक कहता है कि भैया अब दिवाली के बाद 5 तारीख आ चुकी है, आप अपना 10,000 का रेंट हमें पे कीजिए। अगर आप लोगों ने ऐसा कह दिया कि भैया देखो 15 दिन से तो हम रह ही नहीं रहे हैं, हम तो अपने गांव में गए थे, हम तो रह ही नहीं रहे, हम तो गांव गए थे, इसलिए हम तुमको 30 दिन का नहीं बल्कि केवल आधे महीने का रेंट पे करेंगे, क्योंकि भैया हमने इस मकान का तो यूज किया ही नहीं, हम तो 15 दिन से बाहर थे, तो हम तुम्हें 10,000 नहीं बल्कि केवल आधा रेंट 5,000 पेमेंट करेंगे। वास्तव में मकान मालिक भड़क जाएगा और आपको अपशब्द कहकर उस मकान के साथ बोर या बिस्तर बांधकर आपको फेंक देगा और बाहर निकाल देगा। वास्तव में साथियों, आप भी ये बात समझ पा रहे हैं कि अगर कोई सा मकान 1 BHK फ्लैट रेंट पर लिया है तो चाहे आप उसमें रहें चाहे ना रहें, आप चाहे दिन भर रहें चाहे दिन के 4 घंटे रहें, आपका सामान तो वहां पर रखा हुआ है, आपके नाम से वो बुक है, मतलब आपको भैया 10,000 रुपए का रेंट तो पे करना ही करना पड़ेगा, चाहे तुम रहो चाहे ना रहो। साथियों, वास्तव में स्थायी बंदोबस्त सिस्टम में एज इट इज हमारा मामला हो रहा था। अभी तक क्या था कि जो लगान बोला जाता है, रेवेन्यू लगान, वो उसका मतलब होता है कि जब कोई किसान अपनी खेती के माध्यम से किसी चीज की पैदावार करेगा, खुद भी लाभ कमाएगा, तो उसका एक हिस्सा यहां पर आपको राजा या ब्रिटिश सरकार को देना होगा। सीधी बात है, अंग्रेजों के पहले भी देश की इकोनॉमी किसानों के रेवेन्यू पर ही आधारित थी। हमारे देश में जितने राजा हुए, चाहे वो अकबर की बात कर लो, चंद्रगुप्त मौर्य की बात कर लो, अलग अलग राजा, उनके पास पैसे कहां से आ रहे हैं? उनकी प्रजा जो पैसा कमाती है, उत्पादन करती है, उसी का हिस्सा राजा अपने पास रखता है। चाहे आप शिवाजी महाराज की प्रक्रियाएं देख लो, मराठा साम्राज्य देख लो, हर जगह पर आपको ये जनता से, प्रजा से रेवेन्यू लेने का मामला देखने मिलेगा। जैसे वर्तमान में अगर आप लोग इनकम कमाते हो तो आपको इनकम टैक्स सरकार को भरना पड़ेगा। लेकिन साथियों, अंग्रेजों ने लगान के सिस्टम को बदल दिया। वास्तव में अंग्रेजों के समय जब स्थायी बंदोबस्त लागू हुआ तब उसे कहा जाएगा कि भैया अंग्रेज जनता से, किसानों से भूमि का लगान नहीं ले रहे हैं, उत्पादन का हिस्सा नहीं ले रहे,
वो भूमि को एक वास्तव में भूमि का किराया, भूमि का रेंट वसूल कर रहे हैं। मतलब समझना साथियों, मान के चलो मैं गरीब किसान हूं, मैंने 100 किलो गेहूं का उत्पादन किया, तो मैंने 100 किलो में से 30 किलो अंग्रेजों को दे दिया कि भैया तुम्हें रेवेन्यू लेना है, लगान लेना है, तो भैया लगान के रूप में या तो पैसा ले लो या उत्पाद का एक हिस्सा मैं आपको प्रदान कर दे रहा हूं। लेकिन साथियों, अगर मान के चलो बारिश नहीं हुई और मैं 100 किलो गेहूं का उत्पादन नहीं कर पाया, मेरी खेती ठप हो गई, ऐसे पाले गिरे कि भैया मेरी जितनी फसल थी वो बर्बाद हो गई। जब मेरी फसल बर्बाद ही हो चुकी है, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास कोई बेनिफिट, कोई प्रॉफिट, कोई लाभ नहीं है, तो क्या मैं किसान, मैं गरीब किसान अंग्रेजों को लगान दे पाऊंगा? नहीं भैया। जब मैं इनकम ही नहीं करता हूं, मैं बेरोजगार हूं, तो क्या मैं सरकार को टैक्स दे पाऊंगा? नहीं दे पाऊंगा। सीधी बात है, उत्पादन होगा तो लगान मिलेगा, उत्पादन नहीं होगा तो लगान नहीं मिलेगा। लेकिन अंग्रेजों ने परमानेंट सेटलमेंट में कहा कि अगर आपके पास भैया इतना बड़ा खेती का भूभाग है, तो चाहे तुम्हारी खेती हो चाहे ना हो, आपको जैसे वन बीएचके का इस्तेमाल ना करने पर भी आपको रेंट देना पड़ता है, चाहे उत्पादन हो ना हो, चाहे आपकी फसल बर्बाद हो जाए। परमानेंट सेटलमेंट के अंदर, स्थायी बंदोबस्त के अंदर आपको तयशुदा राशि देनी होगी। तो जमींदार से कह दिए कि भैया हम कोई भी माफी नहीं देंगे, हमें हर महीने हर साल इतना पैसा चाहिए, चाहे भूमि बर्बाद हो रही हो, चाहे खेती हो रही हो, नहीं हो रहे हो, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब आप ऐसा कह सकते हो, स्थायी बंदोबस्त ने लगान के सिस्टम को पट्टे सिस्टम में या रेंट के सिस्टम में बांट दिया और नियमित रूप से एक राशि किसानों से जमींदार के थ्रू अंग्रेज लेना स्टार्ट कर दे रहे हैं, और यहीं से जनता का शोषण होता है और बाद में आपको रिवॉल्ट या शोषण के मामले देखने मिलते हैं। खैर, दो सिस्टम के बाद में एक और सिस्टम भारत के अंदर आपको अंग्रेजों के शासनकाल में देखने मिलता है, उसका नाम है रैयतवाड़ी सिस्टम, रैयतवाड़ी व्यवस्था। वास्तव में भारत के अधिकांश क्षेत्र में, अंग्रेजों के ब्रिटिश प्रांत के अधिकांश क्षेत्र में जिस रेवेन्यू सिस्टम को लागू किया गया, लैंड रेवेन्यू सिस्टम को लागू किया गया, उसका नाम था रैयतवाड़ी व्यवस्था। यहां पर रैयत का मतलब है किसान, मतलब रैयतवाड़ी सिस्टम में अंग्रेजों ने जमींदारी प्रथा को आगे ना बढ़ाते हुए किसान जो कि रैयत हैं उनको बढ़ावा दिया, और वास्तव में भूमि की ओनरशिप किसानों के पास ही सीमित रखी। आप बोलोगे सर इसका मतलब क्या है, कैसे मामला कर पा रहा है, या प्रणाली कैसी है? समझना सारी बात। क्योंकि अंग्रेजों ने समझा कि भैया अगर ब्रिटिश प्रांत के 19% क्षेत्र पर जहां जमींदारी व्यवस्था को लागू किया गया है, वहां जो जनता है उसका शोषण बढ़ते जा रहा है। जब जनता का एक्सप्लॉयटेशन बढ़ता है तो जनता रिवोल्ट करती है, और रिवोल्ट करके ना केवल जमींदारों को बल्कि अंग्रेजों को भी निपटाती है। अंग्रेज चाह रहे हैं कि भैया इतनी जल्दी हमें देश छोड़ के नहीं जाना है, हमें लगातार इस देश को उपनिवेश बना के रखना है, कॉलोनी बना के रखना है, और इसके लिए आवश्यक है कि इस देश के किसान हमें एक्सेप्ट करें, हमें भगाए ना। तो देश के अंदर जमींदारों को उन्मूलित करते हुए, हटाते हुए, सीधे किसानों को भूमि का मालिक कहकर तुम्ही से हम लगान की वसूली करेंगे, तुम्ही से हम रेंट की वसूली करेंगे, तुम्ही से हम सारी चीज की वसूली करेंगे, मतलब लैंड रेवेन्यू के माध्यम से हम किसी को बीच में नहीं आने देंगे। ब्रिटिश सरकार सीधे किसानों के साथ वार्ता करेगी, उनसे रेवेन्यू वसूल करेगी। उसका नाम आपको यहाँ पर रैयतवाड़ी सिस्टम देखने मिलेगा। और साथियों देखिए, एलेक्जेंडर रीड के द्वारा 12 महल क्षेत्र में, टॉमस मुनरो के द्वारा मद्रास के क्षेत्र में 1820 में, एल फिस्टन के द्वारा बॉम्बे के अंदर आपको ये रैयतवाड़ी सिस्टम देखने मिल रहा है। और साथियों ये आपको चीज देखने मिलेगी कि ब्रिटिश क्षेत्र के लगभग 51% क्षेत्रों पर, मतलब भारत के अधिकांश भागों पर जमींदारी व्यवस्था नहीं बल्कि रैयतवाड़ी सिस्टम आपको देखने मिल रहा है, जहां सीधे किसान, जिन्हें अपन रैयत कह रहे हैं, उनके साथ अंग्रेज डील कर रहे हैं और उनसे रेवेन्यू की वसूली कर रहे हैं। कौन कौन से क्षेत्र है भैया? मद्रास, इसके अलावा आपको मुंबई, असम, पश्चिम भारत और पूर्वी बंगाल के क्षेत्र देखने मिलेंगे, जो वास्तव में रैयतवाड़ी सिस्टम के अंदर आएंगे। तो आपको नाम याद रखना है, 1792 में आपको 12 महल क्षेत्र एलेक्जेंडर रीड के द्वारा, और मद्रास के क्षेत्र में टॉमस मुनरो के द्वारा, और बॉम्बे के अंदर एल फिस्टन के द्वारा आपको रैयतवाड़ी सिस्टम का एक मेन फाउंडेशन देखने मिल रहा है। तो सीधी बात है, जमींदार पहले थे, वर्तमान में जमींदार खत्म हो गए और रैयत के माध्यम से काम होगा। क्या क्या मामला है, क्या क्या विशेषता है? जमींदार के स्थान पर किसानों के साथ लगान का समझौता किया जा रहा है और उन्हीं की बात की जा रही है। अब सीधी बात है, किसानों या रैयतों के साथ समझौता करना है तो यहां पर जो खेत के मालिक होंगे वो भी किसान या रैयत बनाए जाएंगे, तो लैंड ओनरशिप उनको दी जाएगी। रजिस्ट्रेशन ऑफ रैयत आपको देखने मिलेंगे, यानी रैयतों का पंजीकरण होगा, इससे किसानों का फायदा होगा, उनके पास भूमि के अधिकार आएंगे। कृषि का सर्वेक्षण किया जाएगा, एग्रीकल्चर रेंट का सर्वे होगा, और सीधी बात है देखा जाएगा किसी किसान के पास कितने खेत हैं
उनसे कितना रेवेन्यू लेना है, और भारत के अधिकांश क्षेत्र में आपको ये मामला देखने मिलेगा। साथियों, जमींदारी सिस्टम के बाद में जब रैयतवाड़ी सिस्टम आता है तो इसके अंदर भी कुछ कमियां रहती हैं, और ये भी वास्तव में अंग्रेजों के द्वारा एक्सप्लॉइटेशन करने की पॉलिसी ही थी। अगर आपको समझ में आ रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि अंग्रेज किसानों का भला करने के लिए उनको मालिक बना रहे हैं, उनके साथ डील कर रहे हैं, समझौता कर रहे हैं, एग्रीमेंट कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। 1812 में आपको देखने मिलता है कि भैया अंग्रेज कहते हैं कि किसानों को तुम अपनी भूमि गिरवी रखो और लोन लेकर खेती करो, नकदी फसलों की खेती करो। तो ये सिस्टम आपको यहां से देखना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि मालिक बन चुके हैं किसान। किसान अपनी भूमि गिरवी रखेंगे, लोन लेंगे, लोन लेके खेती करेंगे, पानी ज्यादा गिर जाएगा, खेती बर्बाद हो जाएगी। अब जिन्होंने लोन दिया है, जिनका नाम है महाजन, वो अगर उनको आप अपना लोन नहीं चुका पाओगे तो वो तुम्हारी लैंड को वास्तव में ऑक्यूपाई कर लेंगे, तुम्हारी भूमि को छीन लेंगे, और अभी तक जो किसान भूमि के मालिक हैं वही किसान बन जाएंगे भैया भूमिहीन, और बाद में यही भूमिहीन किसान बन जाएंगे उन्हीं बड़े जमींदारों के, उन्हीं बड़े किसानों के या महाजनों के दास। दास के रूप में आप ऐसा कह सकते हो, मजदूर बन जाएंगे। मजदूरों के रूप में आप काम करोगे, आपको कुछ ना कुछ पैसा मिलेगा, और किसान से आपका डिग्रेडेशन हो जाएगा मजदूर के रूप में, और रैयतवाड़ी सिस्टम में आपको ये महाजनी सभ्यता का एक्सप्लॉइटेशन भी देखने मिलेगा। समझ पा रहे हैं? यहां पर आपको कुछ बातें देखने मिल रही है कि भैया जो दर है, रेट्स हैं, वो फिक्स की गई हैं, तो कई सारी चीजें इसके अंदर की गई, लेकिन वास्तव में ये सिस्टम भी आपको किसानों के द्वारा या देश के अंदर एक्सप्लॉइटेशन का मामला देखने मिल रहा है। बहुत अच्छा सिस्टम देश के अंदर नहीं था। अगली बात, जमींदारी व्यवस्था के बाद में रैयतवाड़ी सिस्टम आता है। रैयतवाड़ी के बाद में आपको एक और सिस्टम देखने मिलता है जिसका नाम है महालवाड़ी व्यवस्था, महालवाड़ी सिस्टम। साथियों, जमींदारी व्यवस्था में जमींदार बिचौलिए थे, रैयतवाड़ी में सीधे किसान थे। महालवाड़ी सिस्टम में रेवेन्यू कलेक्ट करने के पैटर्न को अंग्रेजों ने चेंज कर दिया। भैया पहले जमींदार है, फिर वास्तव में स्वयं किसान है। अब किसानों ने सोचा कुछ ऐसा काम किया जाए जिससे किसान भी नाखुश ना हो, जमींदारों का, बिचौलियों का एकदम से प्रादुर्भाव भी ना हो जाए, एस्टेब्लिशमेंट भी ना हो जाए। क्या ऐसा काम किया जाए? तो किसी ने कहा कि सर, जो गांव होते हैं, गांव के अंदर जैसे गांव के सरपंच, मुखिया, प्रधान, कुछ एक पंच आपको देखने मिलते हैं, उनकी बात सारे लोग मानते हैं। तो एक काम करो, जब भी हम समझौता करेंगे, अंग्रेज समझौता किसी किसान या जमींदार के साथ नहीं करेंगे, वो करेंगे गांव के साथ। और सीधी बात है, गांव के अंदर कोई ना कोई मुखिया प्रधान होगा, तो सीधी बात है हम उस पूरे के पूरे गांव को एक महाल के रूप में जान रहे हैं। तो महालवाड़ी व्यवस्था में महाल का मतलब है वो क्षेत्र या वो गांव जिस यूनिट से हमको रेवेन्यू की प्राप्ति करना है, और सीधी बात है उस गांव के मुखिया के साथ बातचीत होगी कि आपको भैया इस पूरे गांव का लगान अच्छे से कलेक्ट करना है और अंग्रेजों को समर्पित कर देना है। मतलब लगभग एक पूरे गांव को यूनिट मानकर उसके साथ समझौता करना और उससे रेवेन्यू को प्राप्त करना महालवाड़ी सिस्टम की प्रमुख विशेषता मानी जाएगी। क्या क्या मामला है? 1822 में हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा आपको महालवाड़ी सिस्टम देखने मिल रहा है। कहां लागू किया जा रहा है भैया? उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रांत में, पंजाब में, और भारत के लगभग 30%, ब्रिटिश प्रांत के लगभग 30% क्षेत्रों में इसको लागू करने की बात चल रही है। मतलब सीधी बात है, अगर क्षेत्र वाइज बात की जाए, एरिया वाइज बात की जाए, तो सबसे टॉप पर आपको देखने मिलेगी रैयतवाड़ी सिस्टम, सर्वाधिक क्षेत्र में है। दूसरा आपको देखने मिलेगा महालवाड़ी व्यवस्था, और तीसरा आपको देखने मिलेगा भैया आरंभिक काल लॉर्ड कार्नवालिस वाली परमानेंट सेटलमेंट या जमींदारी व्यवस्था। तो ये तीनों चीजें आपको ध्यान रखना है। अब मामला क्या है? महालवाड़ी भू राजस्व प्रणाली के अंदर भूमि कर की इकाई कृषक के खेत को नहीं बल्कि ग्राम या महाल, एक गांव को अपन महाल कह रहे हैं और उससे हम लेने की बात कर रहे हैं। इस पद्धति में ग्रामीण समुदाय के लिए प्रमुख स्थान निर्धारित करने का प्रयास किया गया था। राजस्व वसूली काम ग्राम प्रधान या जमींदार किया करते थे। मेनली ग्राम प्रधान की यहां पर बात हो रही कि भैया वो किसानों से बात करेगा, जमींदार को हम डिस्करेज करेंगे, अगर नहीं होगा, नहीं कर पाएगा तो उसके लिए आप गांव के एक किसी व्यक्ति को जमींदार बनाकर काम दोगे। समस्त ग्राम को ही भूमि का मालिक माना जाता था, तक कृषकों को भूमि पर व्यक्तिगत स्वामित्व नहीं था। मतलब सीधी बात है, रैयतवाड़ी में भूमि का मालिक किसान, जमींदार में जमींदार जो व्यक्ति है वो भूमि का मालिक माना जा रहा है। यहाँ पूरे के पूरे गांव के लोग पर पूरे पूरे गांव के लैंड ओनरशिप को होल्ड कर रहे हैं और उन्हीं को रेवेन्यू देना पड़ेगा। मतलब तीनों कहानियों के अंदर भूमि के मालिक अलग अलग हैं, किसान, जमींदार और पूरा का पूरा गांव। तो महालवाड़ी पूरे के पूरे एक कलेक्टिव वास्तव में ओनरशिप की बात कर रही है। चलिए कुछ कंपैरेटिव स्टडी कर लेते, तुलनात्मक अध्ययन कर लेते, अगर क्वेश्चन आएगा तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो पहली बात
कि अगर हम बात करें स्थायी बंदोबस्त का फाउंडर कौन है, तो आंसर है लॉर्ड कॉर्नवालिस। रैयतवाड़ी के फाउंडर कौन है, तो एलेक्जेंडर रीड, टॉमस मुनरो, एल्फिस्टन। महालवाड़ी व्यवस्था के आपको देखने मिलेंगे भैया हॉल्ट मैकेंजी, आपको यहाँ पर चीजें देखने मिल रही हैं। अगर मैं एरिया की बात करूं तो स्थायी बंदोबस्त बंगाल, बिहार, उड़ीसा, वाराणसी, उत्तरी कर्नाटक लगभग 19% क्षेत्र पर लागू होती है। ये होती है रैयतवाड़ी व्यवस्था मद्रास, मुंबई, असम, पश्चिम बंगाल, पश्चिम भारत और पूर्वी बंगाल के क्षेत्र में आपको लागू देखने मिल रहा है लगभग 51%। और उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत, पंजाब के लगभग 30% क्षेत्र पर आपको मामला देखने मिल रहा है महालवाड़ी का। तो 1, 2, 3 का अगर एरिया वाइज मामला देखा जाए तो अगर भूमि पर हक की बात की जाए तो स्थायी बंदोबस्त में जमींदार मेन व्यक्ति है। रैयतवाड़ी व्यवस्था में रैयत यानी किसान इंपॉर्टेंट व्यक्ति है। महालवाड़ी व्यवस्था में आपको महाल यानी गांव का प्रधान या गांव का एक कलेक्टिव मामला देखने मिलेगा। तो साथियों ये थी आज की कहानी, जिसके अंदर हम लोगों ने अंग्रेजों के लैंड रेवेन्यू पॉलिसी को समझा, जिसमें हम 4 चीजें पढ़ रहे हैं। इजारेदारी, इस्तेमारी जिसको हम जमींदारी भी कह रहे हैं, महालवाड़ी, रैयतवाड़ी। पक्के से यहां से क्वेश्चन आएगा तो कंप्लीट कर लीजिए टॉपिक को। कुछ कंफ्यूजन होगा तो डाउट के रूप में कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है, देवाशीष क्लासेस डाउनलोड कीजिए। देवाशीष सर और मल्टीपल टीचर, शानदार टीचर्स आपको पढ़ाएंगे। कूपन कोड दिया गया है, हमारे बैच को ज्वाइन कीजिए। साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि भैया मेरी एक क्लास इंडियन इकोनॉमी की, इंडियन हिस्ट्री की लगातार क्लास आपको यूट्यूब पर देखने मिले, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कीजिए, शेयर कीजिए, व्यूज को बढ़ाइए ताकि प्रमोशन मिले और ज्यादा से ज्यादा वीडियो आप सभी के लिए हम बना पाए, ला पाए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय